जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते। इससे पहले हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भेद नहीं होते। फिर यहाँ बात करें व्यंजन संधि की परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है कि व्यंजन का जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो परिभाषा में क्या बताया है, हमें क्या याद रखना है, तो हमें याद रखना है कि व्यंजन का मेल जब किससे हो, स्वर से हो, तो व्यंजन संधि बनेगी, और जब व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ हो तब भी व्यंजन संधि बनेगी। तो यहाँ हमें याद रखना है कि व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन से हो तो वहां व्यंजन संधि ही बनेगी। फिर यहाँ बात करें कि व्यंजन संधि को, अगला दिया है कि व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से क्यों जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि हल संधि कौन सी संधि है। तो याद रखना है कि व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अब हल संधि क्यों कहते हैं, व्यंजन का नाम हल कैसे पड़ा, तो संस्कृत में जो वर्णमाला है, माहेश्वर सूत्रों से व्यंजन वर्णों का जो प्रत्याहार बना है वो बना है हल, इसलिए व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखना है हमें। फिर यहाँ हम बात करें उदाहरण की, परिभाषा को कैसे समझें उदाहरण से। तो उदाहरण दिया है दिक् धन अंत। तो जब भी कोई संधि करते हैं तो याद रखना है पहले पद का अंतिम वर्ण देखना होता है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण देखना होता है। तो क्या याद रखना है कि ये दिया है दिक् धन अंत, तो पहला पद है, पहले पद का देखना है अंतिम वर्ण और दूसरे पद का देखना है पहला वर्ण। तो पहले क्या दिया है क, जो कि एक व्यंजन है। तो व्यंजन का मेल यहाँ किससे हो रहा है, अ से। अ क्या है, जो कि एक स्वर है। तो बताया, वही परिभाषा में बताया है कि जब व्यंजन का मेल स्वर से हो तो व्यंजन संधि होगी। तो दिक् धन अंत का क्या बना, दिगंत। फिर अगला उदाहरण दिया है दिक् धन गज। तो क्या बताया अभी कि पहले पद का अंतिम वर्ण देखना है, जो कि क एक व्यंजन है, और दूसरे पद का पहला वर्ण देखना है, जो कि है ग। ग क्या है, एक व्यंजन है। तो क भी व्यंजन है, ग भी व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है। तो जहाँ व्यंजन का मेल व्यंजन से हो वहां भी व्यंजन संधि होगी। तो दिक् धन गज का बना दिग्गज। अब इसमें कौन सा नियम लगा है, तो नियमों के बारे में आगे हम जानेंगे कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं। तो हमें यहाँ याद क्या रखना है, इसकी परिभाषा को याद रखना है कि व्यंजन का मेल स्वरों के साथ होगा, व्यंजनों के साथ होगा, वहां व्यंजन संधि होगी। तो देखेंगे कि इसके कौन कौन से नियम हैं और वर्णमाला में वर्णों के माध्यम से समझेंगे इसके नियमों को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम दिया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो व्यंजन संधि के पहले नियम में बताया है कि वर्ग के जो पहले वर्ण होंगे वो किस में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो कब बदलेंगे, इनसे क्या जुड़ेगा, तब जाके पहले वर्ग के जो वर्ण हैं वो तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो यहाँ दिया है इसका जो नियम है, इसका जो सूत्र है वो दिया है। जैसे पहले वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो चार्ट दिया है इसमें देखें। तो ये पहला वर्ग है जिसमें आते हैं क, च, ट, त और प। तो ये आते हैं हमारे, जो कि यहाँ सूत्र में दिए हैं, कचट तप। याद रखना है पहले वर्ग में कौन कौन से आते हैं, कचट तप। तो जब कचट तप का मेल जब किसके साथ हो, स्वर के साथ हो या सघोष व्यंजन के साथ हो या अंतस्थ व्यंजन के साथ होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि कचट तप का मेल जब स्वर के साथ हो तब ये तीसरे वर्ण में बदलेंगे, सघोष व्यंजन के साथ हो तब भी ये तीसरे वर्ण में बदलेंगे, और अंतस्थ व्यंजन के साथ में हो तब भी यह तीसरे वर्ण में बदलेंगे, पहले वर्ग के जो वर्ण हैं। अब सघोष व्यंजन में कौन से आते हैं, तो याद रखना है तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के जो वर्ण हैं ये सघोष व्यंजन में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में कौन से आते हैं, तो य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन हैं जो कि अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ बताया
क्या बताया नियम में कि पहले वर्ग के जो वर्ण हैं तीसरे में बदल जाएंगे। तो यहाँ दिया है कचट तप, जो कि पहला वर्ग वर्णमाला से समझेंगे कि क जो है अगर कहीं क आएगा किसी शब्द के अंत में तो क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, याद रखना है। च यदि आएगा तो च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, और त बदलेगा द में, और प बदलेगा ब में। तो वही नियम में बताया कि पहले वर्ग के जो वर्ण हैं वो किस में बदल जाएंगे, तीसरे में। तो उदाहरण के माध्यम से समझें तो उदाहरण जैसे दिया है दिक् धन अंत, दिक् धन अंत दिया है तो यहाँ क्या दिया है, क जो कि पहले वर्ग का है, और यहाँ दिया है अ जो कि क्या है, एक स्वर है। तो नियम में क्या बताया, कचट तप का मेल जब स्वर के साथ हो तब भी यह तीसरे वर्ग में बदलेंगे। तो पहले नियम जो बताया है वो हमें याद रखना है, पहले वर्ग के जो वर्ण हैं वो तीसरे में बदल जाएंगे जब ये किसके साथ जोड़ेंगे, स्वर के साथ, सघोष व्यंजन के साथ या अंतस्थ व्यंजन के साथ। तो पहले दिया है क जो कि क्या है, पहले वर्ग में आता है, इसका मेल किससे हो रहा है, स्वर से। तो क का मेल जब स्वर के साथ होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ग में बदलेगा। तो इस प्रकार क्या बना, दिगंत। फिर अगला दिया है अच धन अंत, तो च जो कि किस में आता है, पहले वर्ग में, तो च किस में बदलेगा, च बदलेगा ज में। वर्णमाला के चार्ट में देखते जाएं कि च किस में बदलेगा, जब च का मेल किससे हो रहा है, यहाँ स्वर से हो रहा है। नियम में वही बताया था, कचट तप का मेल स्वर से हो या सघोष व्यंजन से हो या अंतस्थ व्यंजन से हो, किसी से भी हो यहाँ इनमें से, तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो च का मेल यहाँ स्वर से हो रहा है तो च किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। वर्णमाला में देखें तो च बदल जाएगा ज में, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अजंत। च और अ जब मिले तो ज बन गया। फिर अगला उदाहरण दिया है सट धन दर्शन, तो यहाँ ट दिया हुआ है, ट के बाद दिया है द, तो द किस में आता है, द आता है तीसरे में, यानी कि सघोष व्यंजन है द, और यहाँ दिया है ट, तो ये ट वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ड है, तो यहाँ क्या हो गया, ट किस में बदला, ड में बदल गया। यहाँ दिया हुआ है ट बदला ड में, तो इस प्रकार बनाइए षड दर्शन। जो भी वर्ण यहाँ बदलेंगे वो किसके अनुसार बदलेंगे, जो पहले वर्ग के वर्ण दिए हैं उसके अनुसार बदलेंगे, याद रखना है। अगला उदाहरण दिया है जगत धन अम्बा, तो जगत धन अम्बा दिया हुआ है तो यहाँ क्या दिया है, त दिया हुआ है, त व्यंजन दिया है, और यहाँ अ दिया है, अ क्या है, स्वर है, तो त किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे वर्ण में। तो त का तीसरा वर्ण क्या है, द है। वर्णमाला में देखें त का तीसरा वर्ण है द, तो त का द हो जाएगा, इस प्रकार बनेगा जगदम्बा। फिर अगला दिया है ऋक धन वेद, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऋक धन वेद, तो यहाँ क्या दिया है, क दिया है, और वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो वही नियम में बताया था, या तो स्वर मिले, सघोष व्यंजन मिले या अंतस्थ व्यंजन मिले, इनमें से कोई भी वर्ण यदि मिलता है तो ये जो कचट तप हैं ये अपने तीसरे वर्ण में बदलेंगे, ये याद रखना है यहाँ केवल। तो क मिलता है जब व से, जो कि अंतस्थ व्यंजन है, तो क किस में बदलेगा, अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। वर्णमाला में देखें तो क का तीसरा वर्ण ग है, तो इस प्रकार क्या बना, ऋग्वेद बना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब देखेंगे इसका अगला नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम दिया है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के जो पहले वर्ण हैं वो पांचवें में बदल जाएंगे। तो कब बदलेंगे, तो यहाँ सूत्र दिया है कचट तप, जो कि पहले वर्ग में आते हैं, जब इनका मेल किससे होगा, अनुनासिक वर्णों से होगा। जब इनका मेल अनुनासिक वर्णों से होगा तो अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, तो याद रखना है पांचवें वर्ग के जो वर्ण हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ बताया कि जब कचट तप पहले वर्ग का मेल अनुनासिक वर्णों के साथ होगा तो पहला वर्ग जो है वो किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ वर्णमाला में इसके पांचवें वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पर। फिर देखें उदाहरण, तो उदाहरण दिया है वाक धन मय, तो वाक यहाँ क्या दिया है, क दिया हुआ है। तो याद क्या रखना है, यहाँ याद रखना है कि जो पहले वर्ग के वर्ण हैं वो अपने पांचवें वर्ण में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, अपने पांचवें वर्ण में। तो वाक धन मय दिया हुआ है, यहाँ मय आ रहा है, तो म क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो क किस में बदलेगा, क बदलेगा अपने पांचवें वर्ण में। यही यहाँ याद रखने वाली बात है
कि जब भी पहले वर्ग के जो वर्ण होंगे वो अपने पांचवें वर्ण में बदलेंगे, तो क का पांचवा वर्ण क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ ड, जैसे बोलते हैं क ख ग घ अंग, तो यहाँ अंग में बदलेगा तो ये क्या बनेगा, वाग्मय। क्या बना यहाँ, वाग्मय। फिर अगला उदाहरण दिया है जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, तो यहाँ त दिया हुआ है और यहाँ दिया है न जो कि अनुनासिक वर्ण है, तो त किसमें बदलेगा, त बदलेगा अपने पांचवें वर्ण में। तो यहाँ त दिया है, त का पांचवा वर्ण क्या है, न, तो क्या बनेगा, त बदल जाएगा अपने पांचवें वर्ण में जो कि आएगा न। तो इस प्रकार जगत धन नाथ बना जगन्नाथ, यहाँ डबल न आया हुआ है। अब देखेंगे इसका अगला नियम, जानेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम जो कि है छह संबंधी नियम। तो व्यंजन संधि के जितने नियम हैं वो सभी हमें याद रखने हैं, और नियमों में ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा ट्रिक काम नहीं आती है, इसलिए हमें नियम याद करने हैं। तो छह संबंधी नियम में ये बताया कि छ से पहले क्या हो, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर हो, तो छ से पहले आधा च जोड़ देते हैं। तो ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, इसका सूत्र जो कि यहाँ दिया है कि स्वर आए और स्वर के बाद क्या हो, छ हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आधा च और छ जो है ये बन जाएगा, छ बन जाएगा। तो उदाहरण यदि देखें तो उदाहरण दिया है, तो नियम याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं, छ से पहले कोई स्वर आए तो क्या जुड़ जाएगा, छ से पहले केवल आधा च जुड़ेगा। उदाहरण जैसे दिया है आधन छाधन, तो आ क्या है, स्वर है, और स्वर के बाद यहाँ क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा च जुड़ जाएगा। तो यहाँ जब इसकी संधि करते हैं तो आता है आच्छादन, तो यहाँ आधा च और छा जो है वो जुड़ गया। अगला दिया है अनुधन छेद, तो अनु में ऊ स्वर आ रहा है, यहाँ क्या आता है, ऊ स्वर आ रहा है, तो वही नियम में बताया कि स्वर आए, स्वर के बाद यदि छ हो तो वहां आधा च जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या है, छ है। तो जब यहाँ इसकी संधि करते हैं तो आता है अनुच्छेद, तो यहाँ आधा च छ में जुड़ा है। आगे दिया है विधन छेद, तो यहाँ ई का स्वर आ रहा है, छोटी ई का, यहाँ ई का स्वर है और यहाँ छ है, तो स्वर आए और उसके बाद छ आए तो इसमें केवल आधा च जुड़ जाएगा और इसकी संधि हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा विच्छेद। अगला उदाहरण दिया है स्वधन छंद, तो उसी प्रकार यहाँ कोई मात्रा कोई स्वर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो है, तो यहाँ पूरा व लिखा हुआ है। तो याद रखना है कि जब भी व्यंजन लिखे होते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो वह में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा अ का स्वर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे छोटे अ का स्वर है, और जब स्वर का मेल किससे हो, छ से हो, तो इसमें आधा च जुड़ जाता है। इस प्रकार बना स्वच्छंद। अब देखेंगे इसका अगला नियम, व्यंजन संधि का अगला नियम दिया है स का श में परिवर्तन। तो स व्यंजन से पहले यदि कोई स्वर आता है अ या आ से भिन्न, तो स का श में परिवर्तन हो जाता है। याद रखना है, जैसे इससे पहले हमने जाना कि छ से पहले कोई स्वर आएगा तो आधा च जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या याद रखना है कि स से पहले, यानी स कौन सा है, स सपेरा वाला स है, यहाँ याद रखना है कौन सा है, स कौन सा है, सपेरा वाला। तो जब स से पहले क्या आएगा, कोई स्वर आएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, स षटकोण स में बदल जाएगा। उदाहरण जैसे दिया है अभिधन सेक, तो अभी में ई की ध्वनि आ रही है, ई का स्वर है, यहाँ ई का स्वर है और यहाँ क्या है, स। तो वही नियम में बताया कि स्वर आए पहले और फिर आए स, तो वो किस में बदल जाएगा, स षटकोण में बदल जाएगा। तो अभिधन शेख का क्या बना, अभिषेक। फिर आगे दिया है निधन सेध, निधन सैध दिया हुआ है, तो यहाँ ने यानी कि छोटी ई का स्वर है और ये क्या है, स है। तो नियम देखें तो स्वर के बाद स आए तो वो स षटकोण में बदल जाएगा, तो इस प्रकार बना निषेध। आगे दिया है विधन सम, तो उसी प्रकार यहाँ बना विषम। आगे दिया है सुधन समा, तो क्या बना, सुषमा, यानी ये स किसमें, यहाँ ऊ का स्वर है, और आगे तीसरे उदाहरण में दिया है वे ई का स्वर है और स का मेल हो रहा है, तो ये स बना। याद रखना है कि स से पहले कोई स्वर आए तो वो श में बदल जाएगा। अब देखेंगे इसका अगला नियम, व्यंजन संधि का पांचवा नियम दिया है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक या अनुस्वार बन जाता है।
तो नियम में बताया कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा यानी म का मेल जिस वर्ग के व्यंजन के साथ होगा उसी वर्ग का नासिक्य हो जाएगा और नासिक्य वर्ण की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण में यहाँ दिया है अहम धनकार, तो यहाँ म आया है, म का मेल क से हो रहा है, क जो कि क्या है पहले वर्ग में आ रहा है, तो जिस वर्ग का वर्ण आएगा वो उसके किस में बदल जाएगा, पांचवे में बदल जाएगा। तो क का पांचवा क्या है, अंगा है। तो यहाँ याद रखना है या तो उसी वर्ग का नासिक्य वर्ण लगाएंगे, नासिक्य वर्ण न लगाकर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो क की जगह क्या लग जाएगा, क की जगह लग जाएगा अनुस्वार। तो अहम धनकार तो क्या बना, अहंकार। फिर आगे दिया है समधनगत, तो यहाँ म आया है, म का मेल किससे हो रहा है, ग से हो रहा है, तो ग किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। वही बताया कि जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, किसी भी वर्ग का व्यंजन आएगा वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में या नासिक्य वर्ण में बदल जाएगा। तो ग किस में बदला, अनुस्वार में, तो बना यहाँ समधनगत का बना संगत। अगला दिया समधन चय, तो म का मेल च से हो रहा है, तो किसी भी वर्ग के व्यंजन से मेल होगा वहां अनुस्वार लगा देंगे, तो समधन चय का बना संचय। अगला दिया है समधन जीवनी, तो यहाँ पर म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में, क्योंकि यहाँ क्या आया है, ज आया है। नियम में वही बताया है कि कोई भी वर्ग का व्यंजन आए वो किस में, अनुस्वार में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में। तो यहाँ क्या बनेगा, समधन जीवनी का बनेगा संजीवनी। अब देखेंगे इसका अगला नियम। म का दूसरा नियम है कि म का मेल जब अंतस्थ व्यंजन के साथ हो, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, यानी म का मेल जब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व से हो या स, श, ह के साथ हो तो ये सब किस में बदल जाएंगे, अनुस्वार में बदल जाएंगे। इससे पहले भी हमने जाना कि किसी भी वर्ग का व्यंजन आए तब भी अनुस्वार में बदलेंगे और अंतस्थ व्यंजन आए या श, स, ह आए तब भी यह अनुस्वार में बदलेगा। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है समधन युक्त, तो यहाँ म दिया है और यहाँ दिया है युक्त, यानी कि य दिया हुआ है, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो म किस में बदल जाएगा, म बदल जाएगा अनुस्वार में, तो यहाँ बना संयुक्त। तो म किस में बदल गया, अनुस्वार में, बिंदी लगा दी यहाँ। अगला दिया है समधन रक्षक, तो म है, मेल किससे हो रहा है, र से, जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है, तो म किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इस प्रकार बना संरक्षक। फिर अगला दिया समधन लग्न, तो यहाँ ल दिया है जो कि अंतस्थ व्यंजन है और म का मेल ल से होगा, तो यहाँ पे म किस में बदलेगा, अनुस्वार में, तो बना संलग्न। ऐसे ही अगला उदाहरण दिया है समधन वहन, तो बना संवहन। फिर यहाँ म का तीसरा नियम एक और है जो कि बताया है कि म का मेल यदि म से होता है तो म का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब आधा म, एक तो आएगा आधा म, एक आएगा पूरा म, तो यहाँ म बन जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है समधन मान, यानी यहाँ म का मेल म से होता है तो यहाँ इसका द्वित्व हो गया, यहाँ बना सम्मान, म जो है वो दो बार आया है। फिर यहाँ आगे अगला उदाहरण दिया है समधन मिश्रण, तो म का मेल म से होगा तो म कैसा हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा म, सम्मिश्रण बना। अगला उदाहरण समधन मिलित, तो यहाँ बना सम्मिलित। समधन मानित यानी सम्मानित। अब देखेंगे इसका अगला नियम। संधि का अगला नियम दिया है जो कि है त संबंधी नियम। तो त का पहला नियम है कि त के बाद कौन कौन से वर्ण आए, ये हमें याद रखना है। त के बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और ल, तो ये हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से व्यंजन आएंगे। तो त के बाद यदि च और छ आता है तो त च में बदल जाएगा, ज और झ आएगा तो ज में बदलेगा, ट और ठ आएगा तो ट में बदलेगा, ड और ढ आएगा तो ड में बदलेगा, और त के बाद यदि ल आता है तो वो ल में बदलेगा। तो यही नियम यहाँ है, उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो जैसे उदाहरण दिया है यहाँ, जैसे पहला उदाहरण है उत्धन लास, तो यहाँ त आया, त का मेल ल से होगा तो वो ल में बदल जाएगा, यानी आधे ल में बदल जाएगा। यानी त का मेल जिस भी व्यंजन वर्ण के साथ होगा तो वह वर्ण इसमें बदलेगा, आधे अक्षर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, उदाहरण में जैसे दिया है उत्धन लास, तो यहाँ जो शब्द दिया है अगला उसमें ल दिया हुआ है तो त किसमें बदलेगा, आधे ल में। तो इस प्रकार क्या बनेगा, इस प्रकार बना उल्लास, ला कैसा हो गया, डबल हो गया। अगला उदाहरण दिया उत्धन चारण, तो क्या बताया था नियम में, त के बाद च या छ आए तो आधे च में बदल जाएगा, तो यहाँ उत्धन चारण है
यहाँ क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, आधे च में बदल जाएगा, तो क्या बना, उच्चारण। वैसे ही सत धन जन, तो यहाँ क्या आया है, त का मेल ज से होगा, तो त किस में बदल जाएगा, आधे ज में, सज्जन हो गया। अगला दिया है उत धन डयन, तो त का मेल जब ड के साथ होगा तो त किस में बदलेगा, आधे ड में, तो क्या बना, उड्डयन बना। अगला दिया है बृहत धन टीका, तो जब त का मेल ट या ठ के साथ होता है तो त किस में बदलेगा, ट में बदल जाएगा, तो क्या बना, बृहट्टिका। यानी त का मेल ट के साथ हुआ तो आधे ट में बदला, ड के साथ हुआ तो आधे ड में बदला, और ज के साथ हुआ तो आधे ज में बदला, और च के साथ हुआ तो आधे च में बदला, और ल के साथ हुआ तो आधे ल में बदला। इसे एक बार ध्यान से दोबारा देखें, समझें, बहुत ही आसान है ये। केवल यहाँ हमें ये वर्ण याद रखने हैं कि च और छ से मेल होने पर च में बदलेगा, ज और झ से मेल होगा तो ज में, जिस किसी से भी इसका मेल होगा तो ये आधे अक्षर में बदल जाएगा। अब देखेंगे त का दूसरा नियम। त का दूसरा नियम दिया है, त के बाद श आए तो त च में बदलेगा और श बदलेगा छ में, यानी त के बाद श आए तो त बदलेगा च में और स छ में। तो केवल इतना ही याद रखना है, इसका सूत्र है त का मेल जब श से होगा तो वो बनेगा छ बनेगा। जैसे उदाहरण दिया है उत धन शिष्ट, यहाँ त है और यहाँ है श, तो जब त का मेल श से होगा तो ये किसमें, छ में बदलेगा, किसमें बदलेगा, छ में। तो इस प्रकार बना ये उच्छिष्ट। फिर त का दूसरा नियम दिया है कि त के बाद ह आए तो, त के बाद क्या आता है, ह आए तो त बदलता है द में और ह बदलता है ध में। तो ये न याद करके इसका सूत्र याद कर लो कि त के बाद यदि ह आएगा तो ये ध बन जाएगा। कैसे बनेगा, उदाहरण दिया है उत धन हत, तो यहाँ त का मेल ह से होता है तो बनता है उद्धत, क्या बनेगा, उद्धत बनेगा। अगला उदाहरण उत धन हरण, तो त का जब मेल किससे होगा, ह से होता है तो क्या बनता है, ध बनता है, आधा द और ध, उद्धरण, तो वही बना यहाँ उद्धरण। अब देखेंगे अगला नियम। व्यंजन संधि का अगला नियम दिया है न का ण में परिवर्तन, यानी न ण में कब बदलेगा, तो याद रखना है इसका सूत्र कि जब री र और श, री र और श के बाद न आता है तो ये ण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखें तो दिया है कृष, तो यहाँ श आया है, तो श का मेल जब किससे होगा, न से होगा तो बनेगा ण बनेगा, तो बना कृष्ण। फिर अगला दिया है री धन न, तो नियम में बताया री का मेल जब न से होगा तो ण बनेगा, तो यहाँ बना ऋण। फिर अगला दिया है भर धन न, तो वही नियम में बताया था कि र का मेल न से हो तब भी क्या बनेगा, ण बनेगा, तो भर धन न का होगा भरण, भूष धन न का होगा भूषण। तो इस प्रकार आज हमने व्यंजन संधि के जितने नियम हैं उन सभी नियमों के बारे में जाना, और नियमों को हमें याद करना होता है, समझना होता है, नियमों के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए, और स्वर संधि की फुल वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।